हेलो 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 दोस्तों, क्या हालचाल क्या हालचाल क्या हालचाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी 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 गुड। वेलकम टू वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है दिसंबर वाले बच्चों के लिए, जून 26 वाले बच्चों के लिए। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग एट लीस्ट 10 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर। बड़ा चैप्टर है। बहुत सारी टॉपिक्स छोटे 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 इसके अंदर आते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे हैं, इसलिए चैप्टर बड़ा बन जाता है। समझ में आई बच्चों पार्टी? अब इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं? तो ईबीआईटी ईपीएस यानी कि बेसिकली हम लोग लिवरेज निकालने के बारे में देखेंगे कि लिवरेज को कैसे निकाला जाता है, इन डिफरेंस पॉइंट को कैसे निकाला जाता है। हम इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करेंगे। एनआई और एनओआई अप्रोच यानी नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। सर बस इतना ही नहीं बेटा, हमारा इक्वेशन भी करा दूंगा। लो, हमारा इक्वेशन भी। और सर वर्किंग कैपिटल लिवरेज जो होता है ना, जो आपकी बुक में गलत दिया हुआ है वो भी मैं करा दूंगा। बुक में गलत है, स्टडी मैट में गलत है, पर मैं आपको सही वाला करा दूंगा, ताकि अगर एग्जाम में आए तो मेरा बच्चा गलती ना करे। सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा कि व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा चैप्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है क्या? तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली बेटा द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा? कैपिटल स्ट्रक्चर को शॉर्ट में सीएस भी कहते हैं, जस्ट लाइक कंपनी सेक्रेटरी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली द मिक्सचर और कॉम्बिनेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर बेटा क्या है? इज मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ, मिक्सचर और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल। अलग अलग टाइप के कैपिटल का बेटा एक जो मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है, उसी को अपन बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एक कंपनी है जेरोधा नाम की, आपने शायद सुना होगा, शेयर ब्रोकरेज का काम करती है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी में इक्विटी लगाया हुआ है बेटा, 100% इक्विटी लगाया हुआ है, और कहीं सुधार ही नहीं लिया। डेट एकदम ही जीरो है। ये भी एक तरीका कैपिटल स्ट्रक्चर हुआ। आपने कंपनी का नाम सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। इन्होंने अच्छा खासा इक्विटी है और इनके पास अच्छा खासा डेट भी है। मान लीजिए इनके केस में 80% का इक्विटी है और उधारी भी इन्होंने लिया हुआ है मान लीजिए 20% का। एक कंपनी है जिसका नाम आपने सुना होगा, अडानी। अडानी के केस में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा डेट लिया है इन्होंने, बहुत सारा डेट इन्होंने लिया हुआ है। मान लीजिए इक्विटी 40% है और डेट जो है वो 60% है। तो सबके काम करने का तरीका अलग अलग है। जेरोधा जैसी कंपनी जो है बेटा, उन्होंने इक्विटी पे ज्यादा फोकस किया और उन्होंने डेट नहीं लिया। लेकिन अगर हम बात करें रिलायंस की, तो उन्होंने इक्विटी पे ज्यादा फोकस किया, डेट थोड़ा कम लिया। अडानी ने उल्टा किया, इक्विटी पे कम फोकस किया, डेट पे ज्यादा फोकस किया। तो किस प्रकार का बेटा मिक्सचर बनाते हो, कॉम्बिनेशन बनाते हो? जनरली दो चीजें होती है, डेट और इक्विटी। तो आप डेट और इक्विटी का जनरली किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसको अपन कहते हैं बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का जो डेफिनेशन हमारे बुक में दिया है वो क्या दिया है कि एक कंपनी के अंदर कॉम्पोजिशन यानी कॉम्बिनेशन किस तरीके का है, किस तरीके से अपन लोगों ने कैपिटल को रेज किया है। क्या हमने इक्विटी से लाया है या हमने डेट से लाया है, लाया कहाँ से है कैपिटल, उसको बोलते बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते बेटा उसको? कैपिटल स्ट्रक्चर। गॉट इट एवरीवन? क्या ये बात क्लियर हुई? अब बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर ना चार टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बेटा? चार टाइप के होते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दो तीन एग्जांपल दिए ना, वैसे ही हमारे इंडिया में चार टाइप से लोग फाइनेंस उठाते हैं। सबसे पहला है बेटा हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। हॉरिजॉन्टल यानी जिसके अंदर डेट बिल्कुल भी नहीं है, जिसके अंदर बेटा डेट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप जेरोधा का एग्जांपल ले लीजिए, जेरोधा में डेट 0% है, बिल्कुल भी अगर डेट नहीं होगा तो उसको बोलेंगे बेटा अपन हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि डेट बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा हो जाता है बेटा वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे इक्विटी बहुत कम है और डेट बहुत सारा है। यहाँ पे इक्विटी बहुत कम है और डेट बेटा बहुत सारा है। यानी कि मान लीजिए अगर 10% या
20% अगर आपका इक्विटी है और आपका 90% डेट है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। उसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन आ जाता है हमारा इन्वर्टेड पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पिरामिड में भी इक्विटी बहुत कम है और रिटेन्ड अर्निंग और डेट थोड़ा सा, रिटेन्ड अर्निंग है और डेट काफी सारा इनके पास है, डेट इनका काफी सारा है। तो ये जो अडानी है बेटा, ये जो अडानी है, ये अडानी वर्क करता है बेटा इन्वर्टेड पिरामिड में। अडानी वर्क करता है बेटा इन्वर्टेड पिरामिड में। इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर क्या है बेटा? इक्विटी कम है, इक्विटी कम है, लेकिन इनके पास रिटेन्ड अर्निंग है और डेट है। रिटेन्ड अर्निंग यानी प्रॉफिट, और साथ में डेट है, और वो लोग उसी की मदद से, और वो लोग उसी की मदद से क्या करते हैं बेटा? अपनी कंपनी को चलाते हैं। तो आपके मन में आएगा सर कि यहाँ पे हमने पढ़ा सर वर्टिकल, वर्टिकल में भी इक्विटी कम था, डेट ज्यादा था, और इन्वर्टेड पिरामिड में भी तो सर इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है। बट बेटा डिफरेंस समझने की कोशिश करना, जो हमारा वर्टिकल है ना, वर्टिकल में बेटा इक्विटी कम है, डेट ज्यादा है, लेकिन वहां पे कहीं पे भी ना रिटेन्ड अर्निंग की बात नहीं की गई है। इन्वर्टेड पिरामिड में एक छोटी सी चीज और आ जाती है कहीं ना कहीं, एक छोटी सी चीज और आ जाती है कहीं ना कहीं, कि इक्विटी तो कम है, लेकिन यहाँ पे कुछ हद तक रिटेन्ड अर्निंग भी है, और फिर जो बचा हुआ पोर्शन है वो हमारा डेट का है। मतलब वर्टिकल में डेट तो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही खतरनाक है वर्टिकल स्ट्रक्चर, लेकिन इन्वर्टेड स्ट्रक्चर फिर भी उससे थोड़ा बेटर है। उसके अंदर थोड़ा सा डेट है और थोड़ा सा रिटेन्ड अर्निंग है। समझ में आया बच्चों? अगर मैं बात करूं बेटा पिरामिड स्ट्रक्चर की, तो पिरामिड स्ट्रक्चर बेटा लार्ज पोर्शन ऑफ इक्विटी है और थोड़ा सा पोर्शन डेट है, थोड़ा सा पोर्शन डेट है, लार्ज अमाउंट जो है बेटा वो इक्विटी का ही है और रिटेन्ड अर्निंग का है। तो पिरामिड स्ट्रक्चर को कौन फॉलो करता है बेटा? पिरामिड स्ट्रक्चर को फॉलो करता है रिलायंस, यानी कि काफी सारी इक्विटी, साथ में रिटेन्ड अर्निंग और डेट कम। डेट है, कंपनी में डेट है, लेकिन डेट कम है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे बेटा? पिरामिड कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आई? अगर आपको इसे विजुअलाइज करना होगा ना, तो आप इसे ऐसे विजुअलाइज करना कि हमारा जो टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है वो चार टाइप का है, जिसका बेसिकली पैरामीटर डेट और इक्विटी है, और कहीं कहीं पे रिटेन्ड अर्निंग का भी मेंशन है। तो अगर मैं बात करूं बेटा हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल में जो मेनली रहेगा बेटा वो रहेगा इक्विटी। मेनली जो हॉरिजॉन्टल में रहेगा बेटा वो क्या रहेगा? इक्विटी। अगर मैं बात करूं बेटा वर्टिकल की, तो लगभग लगभग पूरा वर्टिकल डेट पे चलता है, नहीं हॉरिजॉन्टल का उल्टा, यहाँ पे पूरा लगभग लगभग डेट पे चलता है, थोड़ा बहुत इक्विटी रहता है। अगर मैं बात करूं बेटा पिरामिड की, अगर मैं बेटा बात करूं पिरामिड की, तो पिरामिड के अंदर डेट भी है, इक्विटी भी है, पर मेनली क्या है बेटा? मेनली क्या है बेटा? इक्विटी। मेनली क्या है बेटा? इक्विटी। और इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग आप ऐसा भी कह सकते हैं, या तो 80% इक्विटी, या मान लीजिए 60% इक्विटी, 20% रिटेन्ड अर्निंग, यानी इन दोनों को मिला के बड़ा पोर्शन बनता है, जो कि एक सेफ पोर्शन है। आप थोड़े सेफ खिलाड़ी हैं आपके पास, क्योंकि डेट कम है। और इसके बाद बेटा इन्वर्टेड पिरामिड को अगर आप देखेंगे, तो इन्वर्टेड पिरामिड पिरामिड का जस्ट ऑपोजिट है, यानी कि बेटा एक सेकंड, ये थोड़ा वर्ड अजीब हो गया। इन्वर्टेड पिरामिड में क्या हो रहा है बेटा? कि जो डेट है ना वो बहुत ज्यादा है, जो डेट है ना वो बहुत ज्यादा है, इक्विटी कम है, और रिटेन्ड अर्निंग भी थोड़ा सा है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो पिरामिड और इन्वर्टेड पिरामिड में ना डेट इक्विटी एग्जैक्टली ऑपोजिट चला जाता है। क्या ये बात समझ में आई बेटा? तो अगर टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बोलेगा, तो आपको ये चार लिख कर आना है। जो भी मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकली लिखाया है उसको बेटा बस आप वर्ड्स में लिख कर आना, जैसे मैंने आपको मार्क कराया। क्लियर हुआ? पक्का? अब ये तो हो गई बेटा थ्योरी की बात। अब आ जाते थोड़ा प्रैक्टिकल पे। अब आएगा सबसे पहला टॉपिक बेटा लिवरेज। लिवरेज का मतलब क्या है बेटा? कि कंपनी ना बेसिकली दो टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर करती है। कंपनी कितने टाइप के फिक्स्ड कॉस्ट को इनकर करती है बेटा? दो टाइप के। फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि ऐसा कॉस्ट जो कि आपके प्रोडक्शन के लेवल से चेंज नहीं होता, ठीक है? यानी प्रोडक्शन आप करो या ना करो, सेल्स हो या ना हो, ये कॉस्ट तो आपका लगेगा ही। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा खतरनाक होता है।
क्लियर हो गया? उसका रीजन क्या है समझो, अगर मैं बहुत सारा सेल कर रहा हूँ पर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो कम ही रहेगा तो मेरे लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मेरा सेल कम हो जाए तो भी फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होगा, अब फिक्स्ड कॉस्ट हमको बड़ा लगने लगेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट मेरे लिए एक छाती पे बोझ जैसा है। समझ में आया? अब फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कुछ कॉस्ट जैसे कि आप देखेंगे तो आपका डिप्रिसिएशन हो गया या आपका रेंट हो गया, ये तरीके के जो कॉस्ट है ना, ये सारे जो कॉस्ट है आपको ऑपरेट करने में, बिजनेस को चलाने में हेल्प करते हैं। इसलिए बेटा इनको बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा इनको अपन? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को ही जनरली नॉर्मल फिक्स्ड कॉस्ट से बोला जाता है। ठीक है? दूसरी तरफ बेटा क्योंकि आपने डेट लिया होगा, आपकी कंपनी में डेट है, इसी वजह से इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। इंटरेस्ट भी एक प्रकार का बेटा क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट ही होता है। क्योंकि आप काम ज्यादा करें या कम करें, अगर आपने डेट लिया तो आपको उतना इंटरेस्ट तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये भी एक तरीके का फिक्स्ड खर्चा ही है, पर ये एक तरीके का फिक्स्ड फाइनेंशियल खर्चा है, क्योंकि आपने फाइनेंसिंग डेट से किया। अगर आप फाइनेंसिंग डेट से नहीं करते तो ये नहीं होता। तो जनरली बेटा इसको बोला जाता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए जो लिवरेज है उसको बोलते हैं बेटा ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? ऑपरेटिंग लिवरेज। और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के लिए जो लिवरेज है बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बोलेंगे बेटा उसको अपन? फाइनेंशियल लिवरेज। क्लियर हुआ? अब देखिए एक बार ना मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जैसे कि आपको मालूम होगा बेटा, मैं अभी स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले बेटा आपको मालूम होगा कि सेल्स होता है। सेल्स में से बेटा वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने पे आता है कंट्रीब्यूशन। ये आपको मालूम होगा डेफिनेटली। अब उस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करने पे आता है बेटा ईबीआईटी। क्या आता है? ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को अगर बेटा मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा ईबीटी। अब अगर आप देखें बेटा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट वर्ड भी आ रहा है और इंटरेस्ट वर्ड भी आ रहा है। अब फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन न्यूमरेटर बन जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे क्या है बेटा? देखो ना, फिक्स्ड कॉस्ट ये रहा, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे क्या है बेटा? ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करने से आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज किसका फंक्शन है? फिक्स्ड कॉस्ट का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट का फंक्शन है। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर वाला न्यूमरेटर, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे वाला डिनोमिनेटर। क्लियर हुआ? वैसे ही फाइनेंशियल चार्ज यानी इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर देखो बेटा, इंटरेस्ट के ऊपर देखो बेटा, इंटरेस्ट के ऊपर है ईबीआईटी। इंटरेस्ट के ऊपर है बेटा ईबीआईटी और इंटरेस्ट के नीचे है बेटा ईबीटी। इंटरेस्ट के ऊपर ईबीआईटी, इंटरेस्ट के नीचे ईबीटी। तो जब मैं न्यूमरेटर को रखूं ईबीआईटी, डिनोमिनेटर में रखूं ईबीटी, तो ये मेरा बन जाएगा फाइनेंशियल लिवरेज। क्या बन जाएगा बेटा? फाइनेंशियल लिवरेज। आई बात समझ? चलो अब इसको करते हैं अपन, ठीक है? कुछ क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डेटा, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है। सर ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यानी ऊपर कंट्रीब्यूशन, नीचे क्या आएगा? ईबीआईटी। क्योंकि ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ फंक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के नीचे ईबीआईटी होता है। तो मेरे को एक तो कंट्रीब्यूशन चाहिए और एक मेरे को चाहिए ईबीआईटी। एक बार कंपनी ए का निकालूंगा, एक बार कंपनी बी का निकालूंगा। आपको सेल्स दिया हुआ है दोनों का, आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ है दोनों का, और बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 50% है कंपनी ए का, 25% है कंपनी बी का। तो अपन आराम से पहले क्या करते हैं ना, पहले इसको आराम से बना लेते हैं। कंपनी ए, कंपनी बी। अब सबसे पहली चीज हमारे हमेशा क्या आती है? सेल्स। तो चलिए सेल्स को पहले टाप लेते हैं। सेल्स आ रहा है 25 लाख, 30 लाख। अब इसके अंदर बेटा वेरिएबल कॉस्ट आपको माइनस करना है। अब आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या रहेगा? एक का 50 और एक का 25। एक का 50% और एक का 25%। इससे आ जाएगा बेटा कंट्रीब्यूशन। अब 25 लाख में से 50% गया तो बचेगा कितना? 12.5 लाख। 30 लाख में से 25% गया तो बचेगा कितना? 22.5 लाख। अब इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे।
फिक्स्ड कॉस्ट बेटा क्या दिया है यहाँ 7.5 और यहाँ कितना दिया है 15, 7.5 लाख और यहाँ कितना दिया है बेटा 15 लाख। चलिए तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना आ गया 12.5 में से 7 गया तो बचेगा 5 लाख और 22.5 में से 15 गया तो बचेगा 7.5 लाख। अब चुपचाप फॉर्मूला में डालना है। फिक्स्ड कॉस्ट बेटा मेन ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालते क्यों है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, इसलिए ऊपर कंट्रीब्यूशन नीचे ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन ईबीआईटी। तो ये हो जाएगा बेटा 12.5 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, यही है ना, हाँ। और यहाँ पे 22.5 लाख डिवाइडेड बाई 7.5 लाख, तो 12.5 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा बेटा 2.5। 22.5 डिवाइडेड बाई 7.5 ये हो जाएगा बेटा 3। तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, सिंपल। ये आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 था, देखो बन गया। ऐसे ही होता है बस बेटा, ऐसे ही तो होता है और क्या होता है। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई बात? कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज और हैं, आप लिख के रखो ताकि आपको काम आए। कुछ ऑल्टरनेटिव फॉर्मूलाज और है, मतलब जो फॉर्मूला मैं लिखा रहा हूँ ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल का, उसके अलावा कुछ और फॉर्मूला भी है। ऑपरेटिंग लिवरेज का एक और फॉर्मूला है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। एक तो फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये कभी काम आ सकता है, ऑल्दो हमारे बुक में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, पर आप नोट करके रखो ताकि आपके काम आए। अगर कभी एग्जाम में कहीं पे छोटा मोटा कहीं काम आ गया तो आ गया। अच्छा, एफएल को निकालने का तरीका, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब दुनिया में एक और चीज है जिसको बोलते हैं कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज यानी ऑपरेटिंग लिवरेज और फाइनेंशियल लिवरेज का कॉम्बिनेशन, इसलिए नाम ही क्या है बेटा, कंबाइंड लिवरेज। अगर मैं बेटा ओएल और एफएल को इंटू कर दूं, ओएल और एफएल को इंटू कर दूं, तो ओएल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और एफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो ऐसे केस में अगर मैं दोनों को इंटू कर दूं तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। क्या फॉर्मूला बनेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। इसी तरीके से बेटा अगर मैं इन दोनों को इंटू कर दूं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा बेटा, ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा। समझ में आया? आप करके देखिएगा, ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, नीचे बचेगा सेल्स, ऊपर बचेगा ईपीएस। तो ये बेटा ओएल और एफएल के ऑल्टरनेट फॉर्मूला, ये कंबाइंड लिवरेज का एक, दो, तीन, तीन फॉर्मूला आपको करा दिया बुक में। ऑल दो ओएल इंटू एफएल और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, यही बस एक काम में आया है। क्लियर है? चलिए तो फिर और कुछ क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं अपन, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़िया से बिल्डअप हो जाए। अच्छा, नोट्स का आप टेंशन मत लेना बेटा, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन के साथ आंसर वगैरह जो भी बोर्ड पे आपको दिख रहा है ना, पूरा मिल जाएगा, लोड मत लेना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व करते हैं। देखिए डिबेंचर में 10% का इंटरेस्ट है, 40 और 10,000 का यहाँ पे डिबेंचर दिया हुआ है। तो क्या आप बेटा यहीं पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सर। 40,000 का 10% यानी प्लान ए में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा, 4,000, और प्लान बी में 10,000 का 10% यानी कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बेटा, 1,000। वेरी सिंपल। इक्विटी शेयर 10,000, 40,000। इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है बेटा, 50,000, 50,000। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर 1,000, 4,000, यानी कि बेसिकली क्या हुआ होगा, 10 रुपए ईच का शेयर है, तो 10,000 डिवाइड बाई 10 किया होगा तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 1,000। फिर 40,000 डिवाइड बाई 10 किया होगा तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 4,000। आपको ईबीआईटी दिया हुआ है 5,000, 12,500। एक बार आपको 5,000 से सॉल्व करना है और एक बार बेटा आपको 12,500 से सॉल्व करना है। क्या टैक्स रेट आपको 50% दिया और बोल रहा है ईपीएस निकालो। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा इसमें क्या है, ईपीएस निकालने का क्वेश्चन है, आपको ईपीएस निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक तरीके से करा देता हूं। एक बार मैं ईबीआईटी अगर एज्यूम कर लूँ 5,000 है तो उसके हिसाब से सॉल्व कराता हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपको करना होगा बेटा अगर ईबीआईटी 12,500 हो तो। आप ले लीजिए बेटा प्लान ए को पहले,
फिर आप ले लीजिए प्लान बी को। तो ये एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, लिवरेज तो हमने किया। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा कि अपन ईपीएस निकाल रहे हैं। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस। एक बार आपको इस क्वेश्चन में ईबीआईटी 5,000 लेना है जो मैं कर रहा हूं, और एक बार बेटा आपको 12,500 लेना है, वो आप करना, ठीक है, आप खुद से ट्राई करना। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, ईबीआईटी ले लेंगे। ईबीआईटी में से क्या माइनस करते हैं बेटा, इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ईबीटी। और उस ईबीटी में से हम क्या माइनस करते हैं बेटा, टैक्स। तो क्या आ जाता है हमारे पास, ईएटी। और उस ईएटी को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ शेयर से, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, ईपीएस। वैसे कभी कभी क्वेश्चन में ना प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया होता है, तो चलो मैं वो भी लिख देता हूँ, क्या पता एग्जाम में दे दे। तो मेरा छोटू बच्चा जो है ना, उसको सब पता होना चाहिए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी मैं यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ। तब आता है बेटा मेरे पास पाएश। पाएश यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। सर अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो जीरो ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा, जीरो ले लेंगे। फिर डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। इसको मैं शॉर्ट में कहता हूँ बेटा पायश। क्या है, बंगाली लोग को पायश बहुत पसंद है ना, तो जहां दिखे वहां पायश पायश बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये हो गया बेटा पायश, ठीक है। पायश मतलब बेटा खीर बंगाली में। अब देखिए ईबीआईटी आपको 5,000 एज्यूम करना है दोनों जगह पे, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है बेटा, हमने निकाल लिया था ना इंटरेस्ट, देखो 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 देखो, इंटरेस्ट निकाल लिया था, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 1,000, ठीक है। डिबेंचर के अमाउंट को रेट से इंटू करना होता है बस। एक जगह पे 1,000 था, यहाँ पे 1,000 था ना, नहीं यहाँ 4,000, अगले वाले में 1,000। तो अब मेरे पास ईबीटी कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1,000 और यहाँ बचेगा 4,000। टैक्स कितना दिया है बेटा, 50%, तो 50% माइनस कर दो यहाँ भी और यहाँ भी। तो दोनों जगह 50-50% माइनस होने पे यहाँ बचेगा 500 और यहाँ बचेगा 2,000। क्या क्वेश्चन बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड है, नो सर, तो जीरो। तो यही हमारा बन जाएगा पाइश। पाइश यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहां आ जाएगा 500, यहां पे आ जाएगा 2,000। अब नंबर ऑफ शेयर से बेटा करते हैं डिवाइड। तो नंबर ऑफ शेयर यहां दिया 1,000 और अगले वाले में दिया है 4,000। तो डिवाइड कर दो 1,000 से और 4,000 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ईपीएस का, विच इज 0.5 एंड 0.5। क्लियर हुआ। तो इसको याद रखना बहुत इजी है बेटा, ऐसे याद रखना, आईटीपी, जैसे ओटीपी होता है वैसे आईटीपी। पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर टैक्स माइनस होगा, और पी फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड। आखिरी में क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड। इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, और उसके बाद डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे बेटा, नंबर ऑफ शेयर से। किससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ शेयर। एक बार क्या मैं आपको 12,500 वाला भी करके दिखा दूं क्या, दिखाई देता हूँ ना, छोटे बच्चे हैं, क्या पता गलती कर दें। 12,500 अगर अब मैं ईबीआईटी मानूं, तब हमारा ईपीएस कितना आएगा। तो एक तरफ है बेटा प्लान ए, दूसरी तरफ है बेटा प्लान बी। सबसे पहले अपन ईबीआईटी कितना अज्यूम कर रहे हैं इस बार बेटा, 12,500। कितना अज्यूम कर रहे हैं, 12,500। सबसे पहले क्या माइनस होगा बेटा, सबसे पहले माइनस होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले वाले में कितना है, 4,000, अगले वाले में कितना है, 1,000, जो कि हमने निकाला हुआ है क्वेश्चन को पढ़ के। तो हमारे पास क्या आता है बेटा, ईबीटी। ईबीटी कितना आ जाएगा, 8,500, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11,500। अब हमारा टैक्स माइनस होगा, जो कि 50% और 50% है। तो दोनों का 50-50% माइनस कर दो, तो हमारे पास ईएटी। ईएटी यानी बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ईबीटी यानी बेटा अर्निंग बिफोर टैक्स। ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो पहले इंटरेस्ट गया, टैक्स गया। अब यहां बचेगा 4,250, और यहां पे बच जाएगा बेटा, यहां बच जाएगा 5,750। अब इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे। क्या क्वेश्चन प्रेफरेंस डिविडेंड है, नहीं है सर, नहीं है तो जीरो। पीडी यानी प्रेफरेंस डिविडेंड। फिर हमारे पास आ जाएगा पाइश। पाइश हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4,250, और यहाँ पे 5,750। पाइश यानी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। डिवाइड बाय बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। डिवाइड बाय बेटा नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर एक जगह पे कितना है बेटा, एक जगह पे 1,000 है, दूसरी जगह पे 4,000 है। एक जगह पे 1,000, दूसरी जगह पे 4,000। तो यहाँ पे हमारा ईपीएस कितना आ रहा है, ये आ रहा है बेटा 4.25, और यहाँ आ रहा है 5,750 डिवाइडेड बाय 4,000, यानी यहाँ पे आ रहा है 1.4375। यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन।
क्लियर हुआ? आई होप बेटा आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, लिवरेज कितने टाइप के होते हैं, लिवरेज के दो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, फिर ईबीआईटी के थ्रू ईपीएस कैसे निकालेंगे ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। डन? खुश? पक्का? चलिए, अगला है बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी मैं कितना कमाऊं, मैं कितना ईबीआईटी कमाऊं बेटा, मैं कितना ईबीआईटी कमाऊं कि मेरे जो दो फाइनेंसिंग खर्चे होते हैं यानी प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट वो दोनों मीट हो जाए, प्रेफरेंस डिविडेंड और इंटरेस्ट वो दोनों मीट हो जाए। उसका बहुत सिंपल बेसिक सा फॉर्मूला बेटा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, यानी मैं कितना कमाऊं कि ना प्रॉफिट बचे ना लॉस, यानी कि पूरा का पूरा मेरा जो खर्चा है वो कवर हो जाए। खर्चे दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होता है इंटरेस्ट और एक होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, दोनों कवर हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा कि प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए ना, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए ना मुझे एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले मेरी कमाई ना टैक्स में चले जाती है, मेरी जो कमाई है बेटा वो टैक्स में चले जाती है। तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कमाना पड़ेगा कि टैक्स देने के बाद भी मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड जितना पैसा बचे, टैक्स देने के बाद भी मेरे पास प्रेफरेंस डिविडेंड देने जितना पैसा बचे। चलिए इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। इक्विटी दिया हुआ है 12%। अच्छा, इसका रॉन्ग है सोल्यूशन, बुक का, बुक का सोल्यूशन रॉन्ग है, ये भी मैं आपको बता दूं, आईसीएसआई ने बहुत जगह गलती किया है। ठीक है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख का, तो क्या मैं यहाँ पे बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल पाऊंगा? सर 5 लाख का 12% यानी 60,000, 60,000 हो गया सर आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, 10% का डिबेंचर 10 लाख, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। हाँ सर, 10 लाख का 10% यानी 1 लाख। टैक्स दिया हुआ है बेटा 40%, टैक्स दिया हुआ है बेटा 40%, तो इंटरेस्ट हमारा कितना आया बेटा 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आया बेटा 60,000, टैक्स हमारा कितना है बेटा 40%, यानी क्या मैं 1 - 40% लिख दूं? बिल्कुल। तो 1 लाख प्लस 60,000, 1 - 40% करोगे तो आएगा 0.6, 1 लाख प्लस 60,000 डिवाइड बाई 0.6 करोगे तो आएगा 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख कितना हो जाएगा बेटा 2 लाख। तो 2 लाख आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर आप इतना ईबीआईटी कमाओगे तो ना आपके पास प्रॉफिट बचेगा ना लॉस, सारे के सारे लेकिन फिक्स्ड खर्चे आपके कवर हो जाएंगे, सारे के सारे फिक्स्ड खर्चे बेटा कवर हो जाएंगे। प्रूफ कर दूं? एग्जाम में नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं करना है प्यारे प्यारे क्यूटी क्यूटी बच्चों। ईबीआईटी आप 2 लाख लेके देखो, आप ईबीआईटी 2 लाख लेके देखो, पहले इंटरेस्ट माइनस होगा, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख, कर दो माइनस, अब बचेगा कितना 1 लाख, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से क्या माइनस होता है टैक्स, टैक्स कितना है 40%, तो 1 लाख में से 40% गया, तो अब अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचेगा 60,000। अब इसमें से क्या माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, तो कितना बचेगा 0। देखा, ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस, लेकिन आपका इंटरेस्ट का खर्चा भी मीट हो गया और प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा भी मीट हो गया। आया समझ कि नहीं आया? आया समझ कि नहीं आया? अरे यार थोड़ा सा कमेंट में बता देना यार कि समझ में आया कि नहीं। बहुत सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एफएम से सब डरते हैं ना, ये डर भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिवरेज खत्म, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट खत्म, कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरी भी खत्म। लो भाई, और बताओ, आओ आगे आओ। अब पढ़ते हैं अपन बेटा इन डिफरेंस पॉइंट। अब अगला टॉपिक अपन पढ़ते हैं बेटा इन डिफरेंस पॉइंट। नाम में ही मतलब छुपा है, डिफरेंस मतलब अलग, इन डिफरेंस मतलब सेम, डिफरेंस के आगे इन लगा दिया यानी डिफरेंस को उल्टा सेम, यानी सेम पॉइंट पे आना है। कौन से पॉइंट पे आना है बेटा? सेम पॉइंट पे आना है। हैविंग डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है पर फिर भी हमारा ईपीएस अलग नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारा ईपीएस सेम होना चाहिए। उसको कैलकुलेट करने को बोलते हैं बच्चों इन डिफरेंस पॉइंट। यानी कि अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर होने के बाद भी, यानी हो सकता है मैंने डेट ज्यादा लिया हो, तुमने इक्विटी ज्यादा लिया हो, यानी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होने के बावजूद हमारा ईपीएस सेम होना चाहिए, हमारा ईपीएस सेम होना चाहिए। उसके लिए अपन कैलकुलेट करते हैं एक ऐसा ईबीआईटी जहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर भले अलग अलग होगा लेकिन हमारा ईपीएस क्या आएगा बेटा सेम, हमारा ईपीएस क्या आएगा बेटा सेम। आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं, थ्योरी से अपने को ज्यादा मतलब नहीं है, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है?
अब देखो जो भी मैंने ऐसे वर्टिकली लिखा ना, बस उसी को हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ। वर्टिकली अपन कैसे लिखते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड ना, बस उसी को हॉरिजॉन्टली लिख दो। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो पहले तो वही माइनस होता है, फिर क्या माइनस होता है बेटा, टैक्स, तो वन माइनस टैक्स, वन माइनस टैक्स क्यों, क्योंकि टैक्स माइनस होता है। और फिर प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद क्या होता है बेटा, डिवाइड होता है नंबर ऑफ शेयर से, तो डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ शेयर से। तो बेसिकली बेटा ये कुछ नया चीज नहीं है, ये कुछ नया चीज नहीं है बेटा, बस जो अपन वर्टिकली लिखते थे उसको मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली लिख दिया। उसको बेटा मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं। और दोनों तरफ आपको इक्वेट करना है करके सेम फॉर्मूला, दोनों तरफ बेटा सेम फॉर्मूला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक नया प्रोजेक्ट है बेटा जहां 400 लाख का कैपिटल आउटले यानी 400 लाख की रिक्वायरमेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर है बेटा 9, इलस्ट्रेशन है नंबर 9। बोल रहा है या तो आप पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से इशू कर लो, या तो पूरा का पूरा इक्विटी ले लो, यानी 400 लाख का 400 लाख आप क्या ले लो, इक्विटी। और उसमें वो क्या बोल रहा है, 100 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, यानी अगर 400 लाख में पूरा इक्विटी से उठाता हूं तो नंबर ऑफ शेयर कितना लगेगा, 400 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे बेटा, 4 लाख, 400 लाख डिवाइडेड बाई 100, तो नंबर ऑफ शेयर 4 लाख। ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, या तो आप और इक्विटी शेयर ऑफ 200 लाख, 200 लाख का इक्विटी, एंड बाय लोन ऑफ 200 लाख, यानी एक जगह तो पूरा इक्विटी है, दूसरे जगह पे थोड़ा सा लोन है जिसको अपन डेट भी बोल सकते हैं, और थोड़ा सा इक्विटी है। अगर अपन इक्विटी से करेंगे तो क्या होगा, 200 लाख डिवाइड बाई 100, यानी कितने नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे, 2 लाख। और डेट पे इंटरेस्ट देखो कितना है, 15%। तो क्या मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं बेटा, 200 लाख का 15%, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 30 लाख। सही बोला, सही बोला, हाँ सही बोला, 30 लाख कितना आ जाएगा बेटा, 30 लाख। क्लियर है। चलो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास दो कैपिटल स्ट्रक्चर है, पहले तो आप सजा लो पूरा, ईबीआईटी हमको निकालना है तो ईबीआईटी को रहने दो। क्या पहले प्लान में बेटा इंटरेस्ट है, नो सर, पहले प्लान में इंटरेस्ट ही नहीं है, जीरो। सर टैक्स रेट कुछ दिया है क्या, टैक्स रेट 40%, तो ये भी ले लो। तो टैक्स रेट 1 - 40%। पहले वाले में नंबर ऑफ शेयर है बेटा 4 लाख, पहले वाले में नंबर ऑफ शेयर है 4 लाख। ठीक है। फिर दूसरे प्लान में देखिए इंटरेस्ट है क्या, हाँ सर 30 लाख का इंटरेस्ट है। ओके, 1 - टैक्स, 1 - टैक्स यानी 1 - 40%, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, 2 लाख। चलो अब देखो ये 1 - 40%, 1 - 40%, ये दोनों आपस में कट जाएगा। जो भी इक्वल टू के सेम लेवल पे होता है ना वो आपस में कट सकता है। यहाँ पे 2 लाख, यहाँ 4 लाख, 2 लाख 1, और 4 लाख ये कटेगा 2 से। तो अब यहाँ क्या बचा, ईबीआईटी -0, यानी यहाँ बचा ईबीआईटी। दूसरी तरफ क्या है, ये 2 इक्वल टू के दूसरे तरफ जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ये डिवाइड में अभी डिवाइड बाई 2 है ना, इधर जाएगा तो इंटू 2 हो जाएगा। ईबीआईटी -30 लाख। चलो इसको खोल दो, तो ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 ईबीआईटी, यानी कि 2 ना दोनों से इंटू होगा, ब्रैकेट के अंदर के दोनों से इंटू होगा, -60 लाख। तो अब ये ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 60 लाख, क्योंकि ये ईबीआईटी इधर जाएगा और 60 लाख जो माइनस में वो इधर आएगा, तो +60 लाख हो जाएगा। तो ईबीआईटी की वैल्यू आ गई बेटा 60 लाख, ईबीआईटी की वैल्यू आ गई बेटा 60 लाख। ईबीआईटी इधर जाएगा तो 2 ईबीआईटी -1 ईबीआईटी, तो आंसर क्या आएगा, ईबीआईटी। और ये -60 लाख इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +60 लाख। तो इन डिफरेंस पॉइंट आ गया हमारा 60 लाख, इन डिफरेंस पॉइंट आ गया बेटा हमारा 60 लाख। क्लियर हुआ, एग्जाम में भी आया है अभी अभी, पता है। फिर आते हैं एक और टॉपिक, सर एक और टॉपिक, यस, टॉपिक पे टॉपिक चल रहे हैं हमारे। एक और टॉपिक है बेटा वर्किंग कैपिटल लिवरेज। एक और टॉपिक है बेटा वर्किंग कैपिटल लिवरेज। एक्चुअली वर्किंग कैपिटल लिवरेज का ना असली फॉर्मूला क्या होता है मालूम, वो ये होता है कि आपको देखना होता है कि करंट एसेट बढ़ रहा है या करंट एसेट घट रहा है। अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट, सॉरी प्लस चेंज इन करंट एसेट। और अगर करंट एसेट घट रहा होता है, अगर बेटा करंट एसेट घट रहा होता है तो फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। समझ में आया, ये दो फॉर्मूला होते हैं, बढ़ रहा है तो प्लस, गिर रहा है तो माइनस। अब इन्होंने क्या किया,
यहाँ पे चेंज बोल दिया। अब ये चेंज क्या है, अब वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोला ही नहीं। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोला ही नहीं। तो हम फिलहाल के लिए इसको ना डिक्रीज ही मान लेते हैं कि 30% से हमारा करंट एसेट घट रहा है। 30% से करंट एसेट हमारा घट रहा है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या है नहीं पता, लेकिन सोल्यूशन में क्वेश्चन है डाल दिया इन्होंने। ये भी बुक का गलती है। तो यहाँ पे भी इन्होंने रॉन्ग सोल्यूशन किया है, ये सोल्यूशन भी इनका रॉन्ग है। और यहाँ आप देखोगे तो इन्होंने प्लस लिखा है, नीचे आप सोल्यूशन में देखोगे तो माइनस किया है। और ये 14 लाख में से 1 करोड़ 20 लाख माइनस करने से ये कैसे आता है नहीं पता। तो दे हैव डन दिस वेरी रॉन्ग। ठीक है, चलो खैर कोई बात नहीं। फिक्स्ड एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ है, टोटल एसेट क्वेश्चन में दिया है, ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया है। हमको अगर आप फॉर्मूला नोटिस करोगे, फॉर्मूला अगर नोटिस करोगे तो एक करंट एसेट चाहिए, टोटल एसेट चाहिए और चेंज चाहिए। ठीक है, करंट एसेट, टोटल एसेट और चेंज। तो एक बार एक्स लिमिटेड का बनाते हैं। एक्स लिमिटेड का बनाते हैं। एक्स लिमिटेड का करंट एसेट कितना है, टोटल एसेट कितना है और चेंज इन करंट एसेट कितना है, पहले ये निकालते हैं। तो करंट एसेट आपको दिख रहा है 10 लाख, टोटल एसेट दिख रहा है 14 लाख और चेंज कितना है 30% डिक्रीज। चेंज है बेटा 30% डिक्रीज, तो ये 10 लाख। टोटल एसेट कितना है 14 लाख। और करंट एसेट क्या बोल रहा है 30% से डिक्रीज। 30% से डिक्रीज यानी 30% ऑफ 10 लाख, यानी 3 लाख से करंट एसेट घट जाएगा। 3 लाख से बेटा करंट एसेट घट जाएगा। तो अच्छा, अब मैं डिक्रीज मान रहा हूं, मैं अगर डिक्रीज मान रहा हूं करंट एसेट को, अगर मैं डिक्रीज मान रहा हूं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन टोटल एसेट माइनस चेंज इन करंट एसेट। वैसे घट रहा है कि बढ़ रहा है वो आपको एग्जाम में अगर आया तो बताएगा, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, अगर आया तो बताएगा। तो 10 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट कितना है बेटा 14 लाख, टीए यानी टोटल एसेट, टीए यानी टोटल एसेट, सीए यानी करंट एसेट, सीए यानी करंट एसेट, टीए यानी टोटल एसेट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 14 लाख। चेंज कितना है 3 लाख। तो 10 लाख डिवाइड बाई 11 लाख, 10 लाख डिवाइड बाई 11 लाख, ये आ रहा है 0.909। ये आ रहा है बेटा 0.909। ठीक है, ये देखो मैजिकली देयर आंसर इज राइट। ठीक है, दिस इज राइट बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, सेम गोज विद वाई लिमिटेड, सेम ऐसे ही आपको वाई लिमिटेड का करना है। देखो इतना आंसर आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, फाइनल आंसर उनका सही है लेकिन बीच में उन्होंने गड़बड़ किया है। क्या, ठीक है, आईसीएसआई है, गलती करता है, हम टीचर हैं, हम बैठ के सही करेंगे। हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन क्या है बेटा, हमारा इक्वेशन एक्चुअली मोदिग्लानी मिलर अप्रोच जो आपने पढ़ा होगा उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। रॉबर्ट हमाड़ा नाम के प्रोफेसर थे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हमाड़ा। तो रॉबर्ट हमाड़ा ने 1966 में पढ़ाना शुरू किया और बाद में ये डीन यानी प्रिंसिपल भी बने स्कूल के। और उन्होंने कई सारे पेपर छापे, उनमें से एक पेपर इन्होंने 1972 में छापा। उसके अंदर इन्होंने एक फॉर्मूला डाला जिससे कि अनलिवरेज फर्म से अपन लिवरेज फर्म का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अनलिवरेज फर्म से अपन लिवरेज फर्म का बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, अनलिवरेज फर्म या अनलिवर्ड फर्म भी बोलते हैं। अनलिवरेज का मतलब होता है बेटा एक ऐसा फर्म, एक ऐसी कंपनी जहां पे कोई डेट नहीं है, ओनली इक्विटी है। जहां पे डेट नहीं है, सिर्फ इक्विटी है। तो बेटा जो उसका बीटा होगा, बीटा का मतलब होता है बेटा रिस्क। ये बेटा नहीं है, बीटा है। ठीक है, बीटा का मतलब होता है बेटा रिस्क। उस कंपनी में रिस्क कम होगा। क्यों रिस्क कम होगा, क्योंकि वहां पे डेट नहीं है। डेट नहीं होने से फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। क्लियर हुआ। और जो लिवरेज्ड होगा बेटा, और जो लिवरेज्ड होगा, लिवरेज का मतलब होता है जहां पे डेट भी है और इक्विटी भी है। डेट भी है और इक्विटी भी है। अब देखो डेट के होने से दो चीजें होती है। एक तो देखो आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपका भैया कंपनी में ताला लगा के चले जाएंगे। तो डेट के होने से रिस्क बढ़ जाता है, डेट के होने से रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन एक फायदा ये होता है कि आपका टैक्स कम हो जाता है। आपका टैक्स कम हो जाता है। टैक्स कैसे कम हो जाता है, पहले इंटरेस्ट माइनस होता है। तो जितना इंटरेस्ट माइनस होगा उतना कम आपके पास ईबीटी बचेगा। ईबीटी अगर कम है तो टैक्स भी क्या होगा बेटा, कम जाएगा। तो टैक्स कहीं ना कहीं बचाता है। इसलिए फॉर्मूला बनता है बेटा बीटा ऑफ लिवरेज फर्म इज इक्वल टू बीटा ऑफ अनलिवरेज फर्म। पहले आप अनलिवरेज फर्म को ले लो, उसमें आप ये देखो कि कितना डेट है इक्विटी के कंपैरिजन में, क्योंकि जितना डेट होगा उतना रिस्क ज्यादा होगा। इसलिए डेट ले लो और उसमें से टैक्स का बेनिफिट मिलता है तो टैक्स को माइनस कर दो। ये बेटा फॉर्मूला है। तो बीटा ऑफ लिवरेज फर्म अगर आपको निकालना है तो बीटा ऑफ अनलिवरेज ले लो पहले,
और जितना डेट होगा उतना बीटा और बढ़ेगा, इसलिए अनलिवर्ड में तो बीटा है ही नहीं, तो उसमें डेट जितना पोर्शन से डालेंगे उतना आपका जो लिवरेज है वो उतना बीटा है लिवरेज फर्म का वो बढ़ेगा। इसलिए डी बाई यानी डेट अपॉन इक्विटी और वन माइनस टैक्स। अभी अपन करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा। देखिए, एक कंपनी है जिनका डेट इक्विटी कितना है 0.7:1, टैक्स रेट है 34 और अनलिवर्ड बीटा, अनलिवर्ड या लीवर्ड में से कुछ एक दे देगा, अनलिवर्ड बीटा है बेटा 0.75। कितना है बेटा 0.75। आपको बीटा ऑफ लिवरेज निकालना है, तो बीटा ऑफ अनलिवरेज्ड, अब जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा आपका रिस्क, पर टैक्स आपका बचाएगा तो वन माइनस टैक्स। अब अगर आप देखोगे तो बीटा ऑफ अनलिवरेज फॉर्म आपको दिया है कितना 0.75, 0.75 लिख लेते हैं। डेट कितना है बेटा, डेट है 0.7:1, तो 0.7 डिवाइड बाई 1। टैक्स कितना है 34%, तो 1 माइनस 34% लिख लो चलेगा, 1 माइनस 34% लिखो चल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 0.75 1 प्लस 0.7 इंटू 1 माइनस 34% कितना होगा 1.66। चलो 0.75 1 प्लस 0.7 को आप इंटू कर दो 0.66 से, तो ये हो जाएगा 0.462। तो 1 प्लस 0.462। अब आप एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम बच्चे जैसा करा रहा हूं बेटा, है ना, एकदम बच्चे जैसा करा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आ रहा है 1.0965 और यही है बेटा उस कंपनी का बीटा, उस कंपनी का रिस्क जिसमें डेट है। जिस कंपनी में रिस्क, जिस कंपनी में डेट होगा उसका रिस्क बढ़ेगा, जिस कंपनी में डेट होगा उसका रिस्क बढ़ेगा। वही देखो बोला है, बीटा ऑफ कोएफिशिएंट राइजेस बिकॉज हायर डेट इज देयर, जितना ज्यादा डेट उतना ज्यादा रिस्क। क्लियर है बेटा? चलो, अब अपन बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज करेंगे। इसके अंदर हमारा जो मेन फोकस है बेटा वो दो जगह पे है, दो जगह पे, एक है बेटा एनओआई अप्रोच और एक है बेटा एनआई अप्रोच। इसके अंदर इनकी थ्योरी अलग है, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल जो है बेटा वो सेम है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको अगर एक का फॉर्मूला पता है तो उससे आप दूसरे को इजीली बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला है सर? देखो, इन लोग क्या बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो दो चीज से बनता है, एक तो वैल्यू ऑफ डेट और एक वैल्यू ऑफ इक्विटी। एक बनता है बेटा वैल्यू ऑफ डेट से और दूसरा बनता है बेटा वैल्यू ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ डेट और वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों को अगर आप मिला दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। क्या आ जाएगा बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसमें बच्चा पार्टी आपको जो वैल्यू ऑफ डेट है ना वो तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ही आपको जो वैल्यू ऑफ डेट है वो दिया रहता है। जैसे मान लो आपको 10% डेट इज इक्वल टू 10 लाख लिखा है, तो ये जो 10% डेट इज इक्वल टू 10 लाख है, इसमें जो 10 लाख की वैल्यू है बच्चों यही तो वैल्यू ऑफ डेट है, यानी डिबेंचर की वैल्यू। तो वो जनरली आपको गिवन होती है, जनरली वो बेटा क्या होती है बेटा गिवन होती है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, नो टेंशन, ये जनरली गिवन होता है। वैल्यू ऑफ इक्विटी कभी कभी आपको निकालना पड़ता है। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी तुम खुद ही सोचो, इक्विटी वाला एक इक्विटी वाला क्या कमाता होगा? तो हम बोलेंगे सर जितनी भी अर्निंग होती होगी उसमें से आप इंटरेस्ट को हटा दो, क्योंकि इंटरेस्ट तो डेट वाला ले जाता होगा, तो इंटरेस्ट को हटा दो, बाकी जो बच गया वो सारा का सारा रिटर्न मिल जाता होगा किसको? इक्विटी वालों को। और इक्विटी का रिटर्न यानी कंपनी का कॉस्ट, इक्विटी का रिटर्न यानी कंपनी का कॉस्ट, तो अपन डिवाइड बाय क्या करेंगे के। इक्विटी का रिटर्न यानी कंपनी का कॉस्ट, इसलिए डिवाइड बाय क्या करेंगे के। अगर आपको वैल्यू ऑफ डेट गिवन ना हो तब फिर आप क्या करोगे? तो फिर अपन ये देखेंगे कि डेट वालों को क्या मिलता है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय केडी, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय बेटा व्हाट केडी, यानी कि डेट का रिटर्न, डेट का रिटर्न यानी कंपनी का कॉस्ट, डेट का रिटर्न यानी कंपनी का क्या बेटा कॉस्ट। गॉट इट एवरीवन? क्लियर हुआ? अब अगर मैं आपको बोलूं कि वैल्यू ऑफ फर्म, तो फर्म के अंदर तो बेटा दोनों होते हैं, यानी इक्विटी भी और डेट भी। तो ऊपर पूरी अर्निंग ले लीजिए आप और नीचे ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ फर्म यानी कि केओ, यानी क्या लेंगे बेटा केओ। केओ को ये आपको मालूम है अच्छे से कि एक और नाम है WACC। तो ये बेटा तीन फॉर्मूला हमारे पास आ गए, 1 2
3। अब इसमें याद रखिएगा वैल्यू ऑफ डेट जनरली लेकिन क्या होता है बेटा, गिवन होता है, ना हो तब ऐसे निकालेंगे, अदरवाइज वो गिवन ही होता है, अदरवाइज बेटा वो गिवन ही होगा। अब इसके अंदर की जो थ्योरी है बेटा वो मैं आपके मैराथन में कवर करूंगा ये थ्योरी में, ठीक है। जनरली इनकी थ्योरी सिंपल सी रहती है कि भैया टैक्स नहीं है, फर्म में डेट और इक्विटी ही है, और एक दो चीज को लोग कांस्टेंट मान लेंगे और एक को लोग बढ़ाएंगे। तो थ्योरी के लिए तो फिलहाल अपन छोड़ देता है, मैराथन में देखिएगा अपन यहाँ पे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको ना इनकम बोल रहा है कितना, 1.5 लाख, यानी कि आपका ईबीआईटी आ गया बेटा कितना, 1.5 लाख। जो जो गिवन है ना उसको पहले लिख लो अच्छे से, ये भी आपके इंस्टीट्यूट का ही क्वेश्चन है। तो ईबीआईटी कितना हो गया बेटा, 1.5 लाख। ईबीआईटी कितना हो गया बेटा, 1.5 लाख। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है आपको, कंपनी है 6 लाख 8% डिबेंचर। 6 लाख 8% डिबेंचर, जितना डिबेंचर का वैल्यू दिया रहता है वही होता है वैल्यू ऑफ डेट यानी वीडी, वैल्यू ऑफ डेट यानी कि बेटा वीडी। क्लियर हुआ। क्या आप इसे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं इजीली सर। 6 लाख के ऊपर 8%, 6 लाख के ऊपर 8%, तो 6 लाख के ऊपर 8% यानी कितना हो जाएगा बेटा, 48,000। कितना हो जाएगा बेटा, 48,000। आगे बोल रहे हैं केई आपको दिया हुआ है 10%, 10% आपको केई दिया है, आपको वैल्यू ऑफ फर्म यानी कंपनी निकालना है और केओ निकालना है, केओ और वीएफ आपको निकालना है। तो इट इज लाइक अ पजल ओनली बेटा, इट इज ओनली लाइक अ पजल। आप एक एक चीज को जोड़ते जाइए, अपने आप आंसर आपका आते जाएगा। गॉट इट। तो सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला क्या है बेटा, वी एफ इज इक्वल टू वी डी प्लस वी, यानी वी डी और वी दोनों अगर आ गया तो वी एफ अपने आप आ जाएगा। क्या बेटा मेरे पास वी डी है, हाँ सर वी डी तो है। अब वी ई आपको निकालना है, तो जरा जगह छोड़ देते हैं, वी निकाल के यहाँ पे डाल देंगे। वी का फॉर्मूला भी अभी मैंने क्या बताया कि कंपनी के अंदर जितनी भी अर्निंग होती है उस अर्निंग में से आप इंटरेस्ट को हटा दो तो जो बचता है वो इक्विटी को ही मिलता है, और इक्विटी को जो रिटर्न मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, के। तो ईबीआईटी कितना है बेटा, 1.5 लाख। इसके अंदर इंटरेस्ट कितना है बेटा, 48,000, तो -48,000 कर देना, डिवाइड बाई के कितना है, 10%। तो ये हो जाएगा बेटा 1,02,000 डिवाइड बाई 10%, सो दिस विल बी 10,20,000। ये हो जाएगा बेटा 10,20,000, 1,02,000 डिवाइडेड बाई 10%, राइट। तो 10.2 लाख। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16.2 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितना आ गया, 16.2 लाख। हम लोग को एक तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था वो निकल गया, और एक और निकालना था केओ। अब ये तो आ गया, अब केओ कैसे निकालेंगे। तो अभी अभी हमने सीखा कि वैल्यू ऑफ फर्म का एक और फॉर्मूला भी तो है, ईबीआईटी, ईबीआईटी अपॉन केओ। अब अगर आप देखें बच्चों तो मैं केओ को अगर इक्वल टू के इधर ले जाऊं तो फॉर्मूला हो जाएगा केओ इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन वीएफ। ईबीआईटी कितना है, 1.5 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म अभी अभी हमने निकाला कितना, 16,20,000। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर छुटकू सा पॉइंट में आएगा, 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 16,20,000, तो ये हो जाएगा 0.09, यानी 925 ऐसा करके कुछ आ रहा है। तो यानी अगर मैं इसको परसेंटेज में लाऊंगा तो इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, इंटू 100 करने से परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 9.2% या 9.26%, ठीक है, ये आ गया। क्लियर हुआ बेटा। तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। आपको बस ना फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। अगर आपको बेटा फॉर्मूलाज मालूम है ना तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है, अगर आपको ये फॉर्मूलाज मालूम है तो ये चैप्टर आपके लिए हलवा है। अब फॉर्मूलाज क्या क्या पढ़े अभी तक अपन बच्चों, सबको लिख लो। तो अपन देखो ऑपरेटिंग लिवरेज को लिखे, ऑपरेटिंग लिवरेज इज व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। एक और फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज, चेंज को अपन डेल्टा यानी समोसा जैसा बनाते हैं ना, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। लेकिन ये परसेंटेज वाला फॉर्मूला हमारे बुक में कहीं अप्लाई नहीं हुआ है पर मैंने लिख दिया। फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे निकालते हैं बेटा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। और एक और फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है सर, बढ़िया। अब कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है बेटा, ओएल इंटू एफ एल। अगला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पहला वाला जो है ना इसी को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा, कुछ और का जरूरत नहीं है।
और क्या देखा हम लोगों ने, और हमने हमारा इक्वेशन देखा। हमारा इक्वेशन साउंड्स वेरी फनी बट इट इज अ गुड क्वेश्चन, 5 नंबर का आता है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल, बीटा लिवरेज अगर आपको निकलना है तो बीटा ऑफ अनलिवरेज 1 प्लस डेट अपॉन इक्विटी 1 माइनस टैक्स। ठीक है। इसके बाद बेटा और क्या फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने, वर्किंग कैपिटल लिवरेज। अब वर्किंग कैपिटल लिवरेज मैंने बोला कि डिपेंड करता है कि करंट एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस हो जाएगा, और अगर घट रहा है, और अगर बेटा घट रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो करंट एसेट टी ए माइनस डेल्टा सी ए। अब जो चेंज होगा बेटा वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी अबाउट इट। चौथा हम लोगों ने क्या बोला बेटा, एनआई और एनओआई के अंदर, एनआई और एनओआई के अंदर बेटा फॉर्मूलाज तो सेम है, अप्लाई करने का तरीका अलग है। वीएफ कैसे निकलता है, वीडी प्लस वीई। वीएफ कैसे निकलता है, वीडी प्लस वी। वीएफ को निकालने का एक और तरीका, पूरा का पूरा अर्निंग ले लो और पूरा का पूरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फर्म यानी केओ। वीई कैसे निकालेंगे बेटा, अर्निंग में से कितना पार्ट इक्विटी वालों का है। सर इंटरेस्ट को हटा दो, तो इंटरेस्ट को हटाने के बाद जो बच गया वो इक्विटी वालों का है, डिवाइडेड बाय के। अच्छा सर फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट हमेशा याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले सेल्स, सेल्स में से क्या माइनस होता है बेटा, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में से माइनस होने के बाद क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से क्या जाता है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसके बाद क्या बचेगा बेटा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से क्या माइनस होगा बेटा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर चला गया तो क्या बचेगा बेटा, ईबीटी। क्या बचेगा बेटा, ईबीटी। ईबीटी में से क्या माइनस होता है बेटा, टैक्स। टैक्स अगर गया तो आपके पास क्या बचेगा, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अगर अर्निंग आफ्टर टैक्स गया तो फिर क्या माइनस होगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। वो भी अगर गया तो सर पाएश, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वो भी गया सर। तो अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, अगर आप डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, ईपीएस। तो आपको क्वेश्चन में अगर फुल फ्लेज क्वेश्चन आया पूरा ईपीएस निकालने का तो इस तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूलाज यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटा बहुत जरूरी है। अब एनओआई अप्रोच में ना फॉर्मूला बेटा सेम रहता है, पर आपको सॉल्व करने का तरीका हल्का सा चेंज होता है। यानी पहले ना इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं आपको पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी तक आना पड़ता है और उसके बाद आप के ही निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना एनओआई के अंदर आपको जनरली के ही पूछता है। क्या पूछता है बेटा, के। वो आपसे क्या पूछता है बेटा, के। और एनआई अप्रोच में आपसे क्या पूछता है, के। तो एनआई में वो आपसे क्या बोलेगा, के निकालो, और एनओआई में आपसे क्या निकालने बोलेगा, के। समझ में आया। तो केओ के लिए आपको पहले वीएफ निकालना पड़ेगा, फिर केओ निकलेगा, और के के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, वी यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं, क्लियर हो जाएगा। बोल रहा है ईबीआईटी 4 लाख है, 10% का ओवरऑल कॉस्ट है यानी केओ। फिर बोल रहा है 5% का डेट है यानी कि 5% इंटरेस्ट हो गया, और कैपिटल में से ये 20 लाख का जो कैपिटल है, 20 लाख के कैपिटल में से 30% डेट, 40% डेट, 50% डेट, बाकी जो बच गया वो इक्विटी। बाकी जो बच गया बेटा वो इक्विटी। चलो तो पहले ना आप क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे। ईबीआईटी मेरे पास कितना है बेटा, 4 लाख। केओ मेरे पास कितना है बेटा, 10%। अच्छा क्या इसे वीएफ आ जाएगा बेटा, क्या इसे वीएफ आ जाएगा, ईबीआईटी अपॉन केओ कर लो तो आपके पास वीएफ अपने आप आ जाएगा। 4 लाख डिवाइड बाई 10%, तो ये कितना हो गया बेटा, 40 लाख। कितना हो गया बेटा, 40 लाख। और क्या दिया है क्वेश्चन में, बोल रहे 5% का इंटरेस्ट है, 5% का इंटरेस्ट है। कैपिटल जो है बेटा वो कैपिटल है आपका 20 लाख। और अब आपको 3 बार क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि बोल रहे हैं कैपिटल जो है ना, जो कैपिटल है ना बेटा, उसमें एक बार आपको 30% डेट लेना है। एक बार आपको जो डेट लेना है वो कैपिटल का 30% लेना है, एक बार आपको 40% लेना है, और एक बार आपको 50% लेना है। तो कैपिटल तो 20 लाख है, तो 20 लाख का 30%, 20 लाख का 30% यानी 6 लाख डेट हो जाएगा। 20 लाख का 40% यानी 8 लाख डेट हो जाएगा, और 20 लाख का 50% यानी 10 लाख डेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ डेट। क्वेश्चन में ही बोल दिया कि कैपिटल में से इतना इतना परसेंटेज ऑफ डेट आपको लेना है। तो अगर बेटा इतना वैल्यू ऑफ डेट है, और वैल्यू ऑफ फर्म तो हमको मालूम ही है, जो कि हमने ऊपर निकाला 40 लाख 40 लाख 40 लाख। तो वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर इतना डेट है तो क्या अपन बेटा यहाँ पे इक्विटी निकाल सकते हैं।
क्या बेटा अपन यहाँ पे इक्विटी निकाल सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ इक्विटी, बहुत ही इजीली। सर वैल्यू ऑफ फर्म में से, वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट को अगर आप हटा दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने आप आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट को अगर आप हटा दो तो वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने आप आ जाएगा, जो कि यहाँ 34 लाख होगा, यहाँ 32 लाख होगा और यहाँ पे 30 लाख होगा। अब बेटा अब वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी का, वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है बेटा क्या, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के। तो आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी तो आ गया, लेकिन अब आपको चाहिए बेटा ईबीआईटी, और ईबीआईटी से आप माइनस करेंगे बेटा क्या, इंटरेस्ट। ईबीआईटी से क्या माइनस करेंगे आप, इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी तो हर जगह कितना है बेटा, 4 लाख। इंटरेस्ट हर जगह चेंज होगा, यहाँ पे देखो डेट कितना है, 6 लाख, तो 6 लाख में से इंटरेस्ट कितना है, 5%, तो 6 लाख का 5% यानी 30 हजार। फिर 8 लाख का 5% यानी 40 हजार, और 10 लाख का 5% यानी 50 हजार। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट बचा कितना आपके पास, 3,70,000, 3,60,000 और 3,50,000। ये आ गया आपके पास ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट आपके पास आ चुका है, आ गया। अब आप इजीली बेटा के ई निकाल सकते हैं, अब आप बेटा इजीली के ई निकाल सकते हैं। आप सोचिए ना, फॉर्मूला क्या है, वी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अपॉन के ई। अगर मैं के ई को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी। और अगर के ई को परसेंटेज में लाना है तो क्या करेंगे, इनटू 100। तो पहले वाले कैसे सॉल्व होंगे, पहला वाला कैसे सॉल्व होगा, 3,70,000 आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है, 3,70,000 बेटा आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है। आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, देखो आ गया ऊपर वैल्यू ऑफ इक्विटी 34 लाख, इंटू 100 कर दो, 34 लाख ये आ गया, ये आपका आ गया, बस दोनों आ गया बेटा, पजल है पजल। अब दोनों को डिवाइड कर दो, इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 10.88%। ये हो जाएगा बेटा 10.88% पहला वाला। दूसरा वाला कितना आ रहा है, 3,60,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 32 लाख, इंटू 100। तो 3,60,000 डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 11.25%। और थर्ड 3.5 लाख, 3.5 लाख आपका ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट है, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 30 लाख, इंटू क्या कर देंगे 100। 3.5 लाख डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100, तो ये हो गया 11.66%। यही वो आपसे पूछ रहा था और ये हमने निकाल दिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बेटा एग्जाम में आया है। जितना क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में कभी आया ना हो, सब एग्जाम में आया है बेटा, सब का सब। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, रुकिए। ये देखिए, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है, जैसे ये एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा जून 25 का, ये एग्जाम का क्वेश्चन बेटा जून 25 का। 800 लाख का निकालना है, अमाउंट या तो पूरा इक्विटी से रेस कर लो। तो देखो ये अपन ने किया कि नहीं, बताओ, आप ही बताओ। पहला ऑप्शन 800 लाख रेस करना है, 400 ईच। तो 800 लाख रुपए आप पूरा इक्विटी से ले लो, 400 ईच, 400 ईच यानी 800 लाख डिवाइड बाई 400। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा बेटा, 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, 2 लाख। 800 लाख डिवाइडेड बाई 400, ठीक। दूसरा ऑप्शन देखो क्या बोल रहा है, 600 लाख का इक्विटी, 200 लाख का लोन जिसमें 14% का इंटरेस्ट है। तो 600 लाख आपने इक्विटी से उठाया, 200 लाख आपने लोन से उठाया। तो अगर मैं बोलूं तो क्या अपन इस पे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, 200 लाख का 14% यानी 200 लाख का 14% यानी 28 लाख का आपका इंटरेस्ट। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर फिर इस केस में कितना आएगा, 600 लाख डिवाइडेड बाई 400, 600 लाख डिवाइडेड बाई 400, तो ये हो जाएगा 1.5 लाख। नंबर ऑफ शेयर हो गया 1.5 लाख। अब इंफॉर्मेशन में डालना है और आंसर अपने आप आएगा। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो पहले वाले में है ही नहीं। टैक्स कितना है, सर जी टैक्स है 25%, तो 1 - 25%। नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा, नंबर ऑफ शेयर कितना है, तो नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर है बेटा 2 लाख, इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है बेटा 28 लाख,
1 - 25%। और नंबर ऑफ शेयर कितना है बेटा, 1.5 लाख। ठीक बात। ये 1 - 25 कट गया। अगर मैं 5 के मल्टीपल्स में देखूं, या चलो एक काम करो, इसमें अपन जीरो जीरो कट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों को ना मल्टीप्लिकेशन भी क्लियर नहीं होता है, तो मैं बस जीरो जीरो कट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने ये जीरो जीरो कट कर दी, यहाँ मैंने इतने जीरो जीरो कट कर दिए। तो EBIT इंटू बेटा ये इधर का इक्वल, ये इधर इक्वल टू में इधर जाएगा तो इंटू चला जाएगा, इंटू 15 इज इक्वल टू 20 इंटू EBIT -28 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे 15 EBIT हो गया, और वहां पे 20 EBIT, तो 20 EBIT -15 EBIT इज इक्वल टू 20 इंटू 28। 20 इंटू EBIT की तो 20 EBIT आ गया। अब 20 इंटू 28 करना है, 20 इंटू 28, तो यह आ जाएगा 560 और यहाँ कितना बचेगा, 5 EBIT। 5 EBIT इज इक्वल टू 560 लाख। तो EBIT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, EBIT की वैल्यू आ जाएगी 560 डिवाइड बाई 5, यानी कि 112 लाख। क्लियर हुआ। तो वन माइनस टैक्स अपने आप कटता है। नीचे वाली वैल्यूज में मैंने पूरे जीरो जीरो को कट कर दिए और फिर इसको सॉल्व किया। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आंसर है और उनका भी यही आंसर आ रहा है। ये उनका सजेस्टेड आंसर था बच्चों, और ये हमारा बढ़िया मैच कर रहा है। आगे देखो, ये आपका शायद दिसंबर 24 का क्वेश्चन समथिंग है, दिसंबर 24 समथिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको पहले तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह निकालना था, और नीचे वाले पार्ट में आपको निकालना था OL, FL और CL। अब इसके लिए आपको सेल्स दिया हुआ था बेटा 20 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट दिया था 12 लाख का, तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 8 लाख का। फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ था 5 लाख का, तो आपका ये आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, EBIT। EBIT आ जाएगा बेटा 3 लाख। अब इंटरेस्ट चाहिए। अब चाहिए बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए हम लोग को केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। इस केस स्टडी में इंटरेस्ट अगर आप देखो तो डिबेंचर में दिए हुए हैं 12%, 3 लाख। तो 3 लाख का 12% कितना हो जाएगा बेटा, 36,000। और 2 लाख का 13%, 2 लाख का 13% कितना हो जाएगा बेटा, 26,000। ये दो इंटरेस्ट हो गए हमारे। बाकी सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। यहां से अगर मैं इंटरेस्ट निकालू तो ये हो जाता है 62,000। 62,000, 62,000। तो इंटरेस्ट आ गया बेटा 62,000 का। तो ये आपका बन जाएगा EBT। 3 लाख में से 62,000 गया तो बचेगा 2,88,000 मेरे ख्याल से, 2,38,000। यस। अब बेटा OL निकाल लो। OL क्या है, कॉन्ट्री अपॉन EBIT। कॉन्ट्री अपॉन EBIT, तो कॉन्ट्री कितना है 8, EBIT 3, 8 डिवाइड बाई 3, ये हो गया 2.66। FL निकाल लो। FL क्या होगा बेटा, EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना आ गया बेटा, EBIT आ गया हमारा 3 लाख डिवाइड बाई 2.38 लाख। 3 डिवाइड बाई 2.38 कितना हो जाएगा, 1.26 लाख, 1.26 सॉरी। अब कंबाइन लिवरेज निकालना है तो OL इंटू FL, 2.66 इंटू 1.26, यह आ जाएगा 3.35। कहानी खत्म। क्लियर हुआ। 5 मिनट में बनता है बेटा, और कितने नंबर का है देखो, 5 नंबर का। वो ऊपर वाला भी 5 नंबर का था, 5 मिनट में बन जाता है। ये देखो मैच कर गया। ठीक है। तो इस तरीके से आराम से मैच करके क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक। आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा। एंड अगर थोड़ा भी अगर आपको डाउट हो बेटा, अगर थोड़ा भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो नॉर्मल आपके एफएक्यू हैं वो नॉर्मल आपके एफएक्यू का आंसर मैं दे देता हूँ। नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, तो नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन से। नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे बेटा आपको, कमेंट सेक्शन से। अगर आपको बेटा अच्छा लगा हो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपना जो भी रिव्यू है, जो भी फीडबैक है, जो भी आपको देना है वो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ। अगर अच्छा लिखेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो भी चलेगा,
मुझे पता चल जाएगा कि आपको क्या बुरा लगा, मैं अगली बार कोशिश करूंगा कि वो अच्छा करूं। ठीक है। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इससे आपके सारे कंसेप्ट और एक एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आराम से सॉल्व हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है पक्का सभी को? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर से एक और चैप्टर के साथ। थैंक यू।